नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डीपी पांडेय सांकृत्य। आज आप सुनेंगे राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 22वीं सदी का भाग 3 वर्तमान जगत, जिसको आवाज दिया है उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से डीपी पांडेय ने। अगली आवाज डीपी पांडे की। वर्तमान जगत। आपकी बातें सुनने के लिए हम सभी बड़े उत्सुक हैं। आपसे ज्यादा आपकी बातें जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। सुमेध जी, मेरी कहानी बहुत बड़ी नहीं है। उक्त गुफा में आने से पूर्व मैं बिहार प्रांत के नालंदा में रहता था। उस समय वहाँ एक विद्यालय था जिसमें मैं पहले पढ़ाता था। ओहो, आप नालंदा विद्यालय के अध्यापक विश्वबंधु हैं। सचमुच हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन कर सके। मैं भी 3 वर्ष से 20 की अवस्था तक आप ही के विद्यालय की गोद में पला हूँ। वहाँ के वसुबंधु भवन में मैंने आपकी प्रस्तर मूर्ति भी देखी है। तो हमारा प्यारा विद्यालय अब भी जीवित है। जीवित ही नहीं, बल्कि आज उस विद्यालय के मुकाबले में संसार में शायद ही कोई दूसरा विद्यालय हो। दर्शन, ज्योतिष, भाषा विज्ञान, इतिहास और राजनीति के लिए नालंदा अद्वितीय है। मैं जिस समय नालंदा विद्यालय के उत्कर्ष को सुन रहा था, मेरे आनंद की सीमा न थी। हृदय में आनंद का सिंधु तरंगे मार रहा था। श्रोतागण भी इस परिचय से बहुत प्रभावित दिख पड़े। सब के सब मेरी ओर एक ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जिसमें प्रेम और सम्मान का भाव था। वह मेरी ज्ञातव्य बातें उन्हें मालूम ही हो चुकी थीं। मैंने उनकी बात जानने के लिए अपनी राम कहानी का यूं शीघ्र अंत कर दिया। कोई 3रा वर्ष तक विद्यालय की सेवा करने के बाद मैं उत्तराखंड घूमने आया। उस गुफा में, जो यहाँ से 12-13 कोस पर है, पहुंचकर मुझे मूर्छा या नींद आ गई और जब तक वहीं पड़ा रहा। बस यही मेरी संक्षिप्त कथा है। अब आप लोग बतलाएं, आपकी जन्मभूमि कौन सी है? आपकी भाषा तो नेपाली नहीं मालूम होती। अब इस नेपाली भाषा को तो आप कहीं बोली जाती न पाएंगे। हाँ, पुस्तकालयों में उसकी पुस्तकें अवश्य पाई जाएंगी। अब सारे भारतवर्ष में एक ही भाषा बोली जाती है। हम सब का जन्म एक ही जगत नहीं हुआ है। यद्यपि मेरे पिता का जन्म काठमांडू का था, लेकिन नालंदा विद्यालय में शिक्षा समाप्त करने पर उन्होंने गया जिले के साक ग्राम को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। मेरा जन्म वहीं का है। अभी पिताजी जीवित हैं और आजकल माता के साथ हम हजारीबाग के वृद्ध ग्राम में रहते हैं। उनकी अवस्था 100 से ऊपर की है। इसी तरह यहाँ के हमारे सभी साथियों के बारे में समझिए। मेरी साथी सुमित्रा का जन्म काशी का है, किंतु उसकी शिक्षा नालंदा में हुई है। विद्यालय के बाद, विवाह के बाद हम दोनों ने यहीं काम करना निश्चित किया। साथी अर्जुन का जन्म लंका के अनुराधपुर का है, किंतु जब यह 1 ही वर्ष के थे तो इनके माता पिता बोध गया में आ बसे और इन्होंने भी नालंदा में शिक्षा पाई। उनकी साथी प्रतिभा कश्मीर की है, लेकिन शिक्षा उनकी इसी विद्यालय में हुई है। इसी तरह यहाँ जितने साथी उपस्थित हैं, इनकी संख्या 100 है और इनके जन्म स्थान भी 100 से कुछ ही कम होंगे। हमारे सेब ग्राम में 5000 की आबादी है।
जिसमें आधे स्त्री पुरुष दूसरी जगह के हैं। बात यह है कि 3 साल की उम्र के लड़के शिक्षा के लिए विद्यालय में चले जाते हैं और 20 वर्ष की अवस्था में शिक्षा समाप्त होने पर उनमें से बहुत कम अपने जन्म के गांव को लौटते हैं। जिनकी जिस विद्या और शिल्प की ओर रुचि हुई वे उसी तरह की बस्ती में आ बसते हैं। तो जान पड़ता है अब सभी बातें में पुराने जमाने में अंतर हो गया है। अच्छा यह तो बताओ इस समय नेपाल का राजा कौन है? नेपाल का राजा? राजा शब्द तो अब पुस्तकों की ही शोभा बढ़ाता है। अब राजा कहाँ? अच्छा ये बाघ किसके हैं? अब तो सभी चीजें राष्ट्रीय हैं। सिर्फ बाघ क्या, यह घर कुर्सी पलंग लड़के स्त्री पुरुष सब राष्ट्र के हैं। तो राष्ट्र का संचालन कैसे होता है? हम ही लोगों द्वारा चुने गए पंचों की पंचायतों से। ग्राम जिला प्रांत देश अखिल भूमंडल सबका संचालन इसी तरह होता है। क्या भूमंडल का एक ही राष्ट्र है? हाँ, आज 100 वर्ष से। अच्छा तो अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग भी अपना बचा काम समाप्त कराएंगे। घड़ी देखकर 4 बज गए। 5 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे। मैं अभी ग्रामीणों को आपके मिलने की सूचना देता हूँ। शाम को वहीं विश्राम करना होगा। हाँ, आप लोग अपना काम करें, मैं मज़े से यहाँ बैठा हूँ। सुमेध के उठते ही सभी लोगों ने बाग का रास्ता लिया। सुमेध ने टेलीफोन की घंटी बजाई, जिसका उत्तर भी तुरंत मिला। उन्होंने चुपके से न जाने क्या कहा, फिर कुछ सुनकर मुझसे बोले, हमारे ग्रामीण देव मित्र आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं तो अब काम पर जा रहा हूँ। यह कहकर वह भी काम पर चले गए। मैं रेडियो फोन के पास गया। वहाँ देखता हूँ एक शीशे पर एक मनुष्य का प्रतिबिंब है। मैं चकित होकर देखने लगा। वह मेरा प्रतिबिंब तो है नहीं, साथ ही वहाँ कोई दूसरा आदमी भी नहीं। फिर यह कोई चित्र भी तो नहीं। मैं स्तब्ध और चकित हो रहा था। इतने ही में उस प्रतिबिंब का होठ हिला और टेलीफोन से आवाज आई, स्वागतम, मैं देवमित्र हूँ। अभी साथी सुमेध ने आपके शुभागमन की सूचना दी थी। सबसे बड़ा काम तो यह है कि अभी आपके चित्र और समाचार को पटना भेज रहा हूँ। वहाँ से 6 बजे के भीतर सारे भूमंडल में आपका चित्र और समाचार पहुँच जाएगा। आपके यहाँ आने पर मैं तो स्वागत के लिए हाजिर रहूँगा ही। उस समय आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता। आप थके मांदे होंगे, विश्राम करें। मैंने देवमित्र की बातों को अद्यपि आश्चर्य से सुना, किंतु मन का समाधान किया। यह सब विज्ञान का चमत्कार है। बहुत दिनों के बाद चलने से सचमुच मेरे पैरों में थकावट मालूम होती थी, किंतु निद्रा नहीं। अभी लेटने का विचार कर ही रहा था कि खुले किवाड़ से दूसरे कमरे में देखा एक अलमारी में और उसके पास के मेज पर कुछ किताबें हैं। मेरी उत्सुकता ने मुझे पलंग की ओर कदम बढ़ाने न देकर उधर आकृष्ट किया। जाकर देखता हूँ अलमारी में बहुत ही सुंदर जिल्दों से सज्जित किताबें रखी हुई हैं। पास की एक कुर्सी पर बैठकर मैंने मेज से एक किताब उठाकर देखी। किताब में मामूली से कुछ अधिक वजन वाले मालूम हुआ। खोल कर देखा तो चांदी के रंग के से किसी धातु के पन्ने हैं। छपाई सफाई अति सुंदर।
मेरे दिल में इच्छा हुई, देखूं कहाँ की छपी है। देखने पर ज्ञात हुआ, नालंदा प्रेस 2024 में छपी है। आज 100 वर्ष छपे हो गए, लेकिन देखने से मालूम होती है बिल्कुल अभी प्रेस से आई है। खोलने पर उसके पन्ने निहायत बारीक दिख पड़े। 1 इंच में प्रायः 3000 पृष्ठ रहे होंगे। मुझे पग पग पर वर्तमान जगत की सभी घटनाएं आश्चर्यजनक मालूम होने लगी। मैंने विचारा, पहले यह देखना चाहिए कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। मेज पर एक और मोटे अक्षरों की सूची पत्र अंकित एक गुटका देखी। देखने से ज्ञात हुआ, इतिहास, वनस्पति विज्ञान, साहित्य और भूगोल संबंधी यहाँ 200 पुस्तकें हैं। भाषा के विचार से अधिकतर पुस्तकें हिंदी की थीं। कुछ पुस्तकें सार्वभौम भाषा में थीं और 1-2 अंग्रेजी की भी। मैंने जिसे उस समय के लिए सबसे उपयुक्त समझा वह था सार्वभौम राष्ट्र संगठन का इतिहास। उसे उठाकर मैं कुर्सी पर जा बैठा। पुस्तक की छपाई आदि अद्वितीय थी, छपी भी इसी वर्ष की थी। लेखक नालंदा विद्यालय के एक इतिहासज्ञ अध्यापक विश्वामित्र थे। मैंने विचारा, 2-2.5 हजार पृष्ठों वाली इस पुस्तक का 1 घंटे में पढ़ना मुश्किल है, अतः विषय सूची ही देख लूं। सूची देखने से 1924 के बाद की मोटी मोटी बातें मालूम हुई। वे यह है, ब्रिटिश छत्र छाया में भारत को स्वराज्य 1940 तक, संयुक्त एशिया राष्ट्र 1960 तक, संयुक्त एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र 2000 तक, संयुक्त यूरोप अमेरिका राष्ट्र 2010 तक, भूमंडल का एक राष्ट्र 2024 तक। मैंने कहा, देखूं आजकल अखिल भूमंडल का राष्ट्रपति कौन है। मैंने इसके लिए पुस्तक का अंतिम अध्याय देखा, जिसमें नामों के साथ उन व्यक्तियों के चित्र, जन्म स्थान और शिक्षा स्थान भी दिए गए थे। संपूर्ण भूमंडल के राष्ट्रपति अगले 3 वर्ष के लिए श्री दत्त चुने गए थे, जिनका जन्म स्थान भारत ही है। शिक्षा उन्होंने तक्षशिला में पाई। अवस्था 74 वर्ष की है। प्रधानमंत्री ओहारा जापानी है। शिक्षा मंत्री मोनोलिन एक रूसी महिला है। स्वास्थ्य मंत्री डेविड अमेरिकावासी। इसी प्रकार और विभागों के भी मंत्री देशों के लोग हैं। मैंने खूब गौर करके देखा तो भी वहाँ सेना मंत्री कोई नहीं दिखाई पड़ा। विचार में आया, कदाचित छापे की भूल से नाम छूट गया हो। भला ऐसा महत्वपूर्ण पद रिक्त कैसे रह सकता है। पीछे मैंने देश देश के राष्ट्र सभाओं में देखा, सभी जगह सेना मंत्री का अभाव था। मैंने अंत की शब्द सूची उलट कर देखी, जहाँ सेना, सेनापति, सेना मंत्री शब्द आए थे। उन पृष्ठों के पढ़ने से ज्ञात हुआ, 2024 ईस्वी ही में प्राचीन संसार का यह महत्वपूर्ण पद उठा दिया गया। अब न तो कहीं सेना है न सेनापति ही। मैं अभी इतना ही देख पाया कि इतने में सभी लोग काम पर से चले आए। आते ही सुमेध ने मुझे चलने के लिए कहा। मैं उठ खड़ा हुआ। मकान से बाहर जाने पर केवल किवाड़ लगाकर जब सबको ही चलने देखा तो मैंने पूछा, क्या यहाँ कोई नहीं रहेगा? काम क्या है? चीजों की रखवाली के लिए
और कहीं नहीं तो मकान में ताला ही लगा चलते। अनजान आदमी द्वारा भूल चूक से पुर्जा छू जाने के डर से ताले को बिजली के कारखानों में लगाते हैं। यहाँ किताबों के छूने से कोई मर जाएगा, कोई जीव जंतु भीतर जाकर कोई चीज न खराब कर दे, इसके लिए दरवाजे तो लगा ही दिए हैं। जानवर का नाम आते ही स्मरण आया कि यहाँ तो पहले बहुत बंदर थे। पूछा, अच्छा यह तो मालूम हुआ कि अब चोरी की संभावना नहीं है, परंतु यह तो बताओ, पहले यहाँ बहुत से बंदर रहते देखे गए थे, अब वे क्या हुए, एक भी नहीं दिख पड़ते। आप यह 100 वर्ष के पूर्व की बात पूछ रहे हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पहले जिन जिन स्थानों पर बंदर बहुत थे, फसल का नुकसान देखकर सरकार ने बड़े यत्न से पकड़ पकड़ कर उनमें से बंदरियों को तो हजारों पिंजरों वाले घरों में रख छोड़ा और बंदरों को एक टापू में छोड़ दिया। इस प्रकार 20-25 वर्ष के अंदर सारे बंदर स्वयं नष्ट हो गए, क्योंकि उनकी संतान वृद्धि रुक गई। तो क्या आप बंदर हैं ही नहीं? कुछ हैं जो प्राणी विद्या के उपयोग के लिए बड़े बड़े संग्रहालयों में रखे गए हैं, जहां उनकी संतति आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाती है। बंदर ही नहीं, और भी ऐसे अनेक जीव हैं जो अब केवल संग्रहालयों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनको कि पहले लोग बड़े चाव से पालते थे। मैंने स्मरण करके पूछा, कुत्ते बिल्ली तो ग्रामों में है ना? नहीं, उनसे ग्राम को लाभ क्या? उनकी जात भी अब आप संग्रहालयों ही में पाएंगे। मोटरें सड़क पर लगी दिखलाई पड़ी। हमने भी बात करते करते अपना अपना स्थान ग्रहण किया। एक एक मोटरों में 20-20 आदमियों के बैठने का खुला स्थान था। मैंने पूछा, तोड़े हुए फल ये कहाँ गए? वे तो उसी समय तोड़े और मोटरों पर लाद जाते थे। आपके आने के समय ज्ञात होता है, मोटरें बोझ कर लेकर चली गई थी। यहाँ देर तक रखकर सुखाने से तो फलों की हानि होती, इसलिए स्टेशन पर जाते ही उन्हें बर्फ लगी हुई गाड़ी में रखकर मांग वाले स्थानों पर भेज भी दिया गया है होगा। तो आपके गांव में केवल फल ही पैदा होते हैं? हाँ, केवल फल। इसमें भी सेब के बगीचे ही ज्यादा हैं। यही कारण है कि हमारे गांव का नाम सेव ग्राम पड़ गया। हमारे यहाँ से 15 मील पर नारंगी ग्राम है, जहाँ नारंगी के ही बगीचे हैं। आपने पीछे बागमती के उस पार केलों का वन देखा होगा। हाँ, देखा था। वह कदली ग्राम की हद है। वहाँ प्रायः केले ही केले उत्पन्न होते हैं। हमारे ग्राम में थोड़ा नारंगी का भी बगीचा है। आपने जलपान में जो केला खाया वहीं का था। मैंने सभी फलों में एक विशेष प्रकार का स्वाद और मिठास पाई। आकृति भी उनकी बड़ी दिखी। क्या इसमें भी कोई बात है? हाँ, अब वनस्पति विज्ञान आपके समय से बहुत उन्नत हो गया है। फलों में विचित्र रूप, रस, गंध, आकृति पैदा करना मनुष्य के हाथ में है। हमारा वार्तालाप जारी था। मोटरें सराटे के साथ आगे भागती जा रही थी। दोनों सड़क के किनारे सेबों के बगीचे थे। हमारी सड़क अद्यपि कहीं कहीं 10-20 हाथ ऊंचे नीचे चली जाती थी, किंतु वह चढ़ाई उतराई ऐसी थोड़ी थोड़ी थी कि मालूम नहीं पड़ती थी। दाहिनी ओर बागमती थी
और बाईं ओर पर्वत। बागमती कहीं कहीं 400 गज नीचे है, कहीं उसमें कम, किंतु बगीचा तट तक चला गया है। भूमि एक रस कर दी गई है। चट्टान जो भूमि को उबड़ खाबड़ बनाती रही, या तो ढाक दी गई या तोड़कर गंगा में फेंक दी गई। मुझे मनुष्य की इस शक्ति को देखकर आश्चर्य और आनंद दोनों होता था। विचार करते करते मेरे दिल में आया, सेब नारंगी का फसल सदा तो नहीं होती। दूसरे दिनों ये लोग काम करते होंगे। काम क्या करते होंगे? उत्तर पाने से पहले ही आसपास के बागों में छोटे छोटे फल लगे दिखाई पड़े। मैंने पूछा, यह क्या दूसरी जात के सेब हैं जो इतने छोटे हैं? जात में भेद तो अवश्य है, किंतु कद में नहीं। ये तो बढ़कर उनसे भी बड़े और लाल होते हैं। इनकी फसल अभी 2 मास से तैयार होगी। हमारे यहाँ फसल बराबर ही लगती है और टूटती रहती है। अभी यह बात हो ही रही थी कि मोटरें रेल की सड़क पार कर गई। मैंने पूछा, यह रेल कहाँ जाती है? यह चंद्रागढ़ी होते हुए काठमांडू और वहां से और आगे बहुत दूर तक फैली हुई है। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या रेल इन पहाड़ों पर चली गई? मैंने तो उस समय चंद्रागढ़ी पर बोझें ढोने के लिए रोप लाइन का प्रबंध होते देखा था। उस समय उसके लिए फर्पिंग बिजली के खंभे गड़ गए थे। अब तो फर्पिंग में वैसा कोई बिजली का कारखाना नहीं है। मैंने भी पढ़ा है, पहले नेपाल में चंद्र शमशेर नाम का राजा था। उसने अपने देश को लाभ पहुंचाने के लिए ही वहां एक बिजली का कारखाना बनवाया था, किंतु आज 150 वर्ष से भी ऊपर हुए वह बंद कर दिया गया। क्या मालूम है क्यों बंद कर दिया गया? वहां आसपास की पहाड़ी झरनों के पानी को एक तालाब में जमा कर उससे बिजली तैयार की जाती थी। यद्यपि उससे कुछ बिजली तैयार होती थी, जो शायद उस समय के खर्च के लिए पर्याप्त भी समझी जाती हो, किंतु झरनों के पानी का इस प्रकार विनियोग करने से फर्पिंग के आसपास के पर्वत सूखते चले गए। चंद्र ने अच्छे ही विचार से इन दोनों कामों को क्यों न किया हो। दूसरा काम कौन सा? दूसरा काम पहाड़ों और आसपास के जंगलों को काटकर खेत बनवा डालना। उससे हानि क्या थी? उससे भी पहाड़ धीरे धीरे सूख चले, वृष्टि कम होने लगी। आखिर 50 वर्ष के भीतर पानी के अभाव से उन खेतों को छोड़कर लोगों को भाग जाना पड़ा। तो क्या उस कारखाने को बंद करने से कुछ फायदा पहुंचा? हाँ, बहुत। अगर आप जाकर देखें तो फर्पिंग के आसपास पर्वत रम्य उद्यानों से हरे भरे मिलेंगे। चारों तरफ सेब, नाशपाती, अंगूर, अनार के बाग लहलहाते पाएंगे। ये सब फल वहाँ होते हैं बहुत बड़े और मीठे। इस तरह बागीचों का जंगल लग जाने से पहले से अब कई गुना ज़्यादा लाभ है। पहाड़ फिर तर हो गए हैं, झरने भी बहुत हैं। तब तो सभी जगह भारी क्रांति हो गई। अच्छा, अब शायद आपका गांव ही करीब है, वहीं मकान तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही, किंतु अभी 3 मील है, यही 10 मिनट का रास्ता। क्या आपने नेपाल की सैर की है? हाँ, बहुत। मेरा वार्षिक विश्राम बौद्धा वहाँ और तिब्बत की सैर में कटा है। मुझे 30 वर्ष यहाँ रहते हो गए। प्रति वर्ष 2 मास का विश्राम मिलता है। मैंने 10-12 छुट्टियाँ वहाँ की ही यात्रा में बिताई है।
भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से भी मैंने वहाँ के विषय में बहुत अध्ययन किया है। इस पुरुष की इस प्रकार की बातें सुनकर मुझे और भी आश्चर्य होता था। 20वीं शताब्दी में ऐसा पुरुष किसी अच्छे कॉलेज का प्रोफेसर होता था, किंतु आज यह सामान्य जन में है। क्या विद्या की कदर कम हो गई या विद्वता का मान ऊंचा हो गया? मैंने पूछा, आपके इस ज्ञान से औरों को भी कुछ लाभ पहुंचता है? क्यों नहीं? हमें ड्यूटी तो 3 घंटे ही बजानी होती है, बाकी समय में करते ही क्या है? मैंने कई बार अपने परिशीलित विषय पर यहाँ व्याख्यान दिए हैं। छुट्टियों के समय दूसरे जनपदों और देशों में भी व्याख्यान दे आया हूँ। मासिक पत्रों में भी चर्चा करता हूँ। अच्छा, यह तो हुआ भला। यह बताओ, नेपाल क्या क्या चीज़ें पैदा करता है? खनिज पदार्थों में तांबा, लोहा और शीशा। अपने यहाँ काम चलाने के लिए कोयला भी निकल आता था, किंतु अब बिजली का उपयोग अधिक होने से कोयले की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं रही। विदेह, मल्ल और कौशल तक यहाँ से बिजली जाती है और बिजली तैयार होती है। कई नदियों के जल प्रपात से यह रेल भी इसी बिजली से चलाई जाती है, फिर उसी से हमारी मोटरें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल मेवों की खान है। करोड़ों भेड़ें और बहुत से कंबल के कारखाने भी यहाँ हैं। आधे से अधिक भारतवर्ष को गर्म कपड़े नेपाल ही देता है। तो ज्ञात होता है यहाँ चावल गेहूँ नहीं होता। नहीं, ये सब चीज़ें और प्रांतों से आती हैं। आजकल तो वस्तु जहाँ अच्छी हो सकती है वहीं पैदा की जाती है। प्रायः एक गांव एक ही चीज़ पैदा करता है, वह ज़रूरत की दूसरी चीज़ें और जगहों से पहुंचती हैं। हम गांव के पहले घर के पास पहुंच रहे थे। मैंने देखा वही पुरुष जिसके प्रतिबिंब को मैंने टेलीफोन से देखा था, मेरे स्वागत के लिए कुछ और आदमियों के साथ खड़ा है। स्वागत हुआ। मैंने देखा कि सभी स्त्री पुरुष सुंदर और स्वच्छ हैं। सड़क के किनारे सुंदर मकानों की कतारें हैं। सभी मकान एक से तथा बिना कोठे के हैं। मुझे यह एक बिल्कुल दुनिया मालूम होने लगी, बिल्कुल नई दुनिया मालूम होने लगी। अभी मैं इन बातों पर कुछ विचार ही कर रहा था कि देव मित्र ने मुझसे कहा, इस रास्ते। मैं पीछे हो लिया। मेरे साथ वे सभी स्त्री पुरुष भी शामिल थे। अब 5:30 बज चुके थे। जिस मकान की ओर हम जा रहे थे, मैंने देखा उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अतिथि विश्राम। ग्रामीण महाशय ने पहुंचते ही वहां पर उपस्थित एक पुरुष से पूछा, साथी देव, कौन सा कमरा आज के मेहमान के विश्राम के लिए ठीक हुआ है? देव ने कहा, यही 5वां कमरा। तो अभी कमरे के द्वार पर ही हम पहुंचे थे कि बगल वाले कमरे में एक दूसरे सज्जन निकल आए, जिनकी अवस्था 70 और 80 के बीच की होगी। उन्होंने भी स्वागत किया। अब हम लोग कमरे में दाखिल हुए। ग्रामीण महाशय ने कहा, इस समय हम लोग आपको अधिक कष्ट न देंगे। आप मार्ग के थके मादे हैं, थोड़ी देर विश्राम करें। 8 बजे भोजन हो चुकने पर आपके दर्शन के लिए उत्सुक सभी ग्रामवासी संस्थागार में एकत्रित होंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आजकल यहाँ का ग्राम सभा की सभापति हूँ। दूसरे 20 साथी पुरुष और महिलाएं ग्राम सभा के सदस्य। यह दूसरे अतिथि विश्वामित्र नालंदा विद्यालय में इतिहास के अध्यापक हैं।
कुछ ऐतिहासिक खोज के संबंध में तिब्बत गए थे, जहां से आज ही विमान से यहाँ आए हैं। पीछे बात करने पर आपको उनसे और बातों की जानकारी होगी। यह साथी देव है। थोड़ी देर में लोग मुझसे विदा मांगकर चले गए। देव की झट बिजली की रोशनी की, क्योंकि अब सूर्यास्त हो गया था। पहाड़ी सर्दी भीनी भीनी लग रही थी। यद्यपि मार्ग में सुमेध ने मुझे एक ऊनी लबादा दे दिया था, पर वह पर्याप्त नहीं था। देव ने तापक को खोल दिया और थोड़ी देर में कमरा गर्म हो गया। मैं एक कुर्सी पर बैठा और विश्वामित्र से भी कहा कि यदि कोई अन्य आवश्यक कार्य न हो तो बैठ जाइए। वह दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। बाग में जो ऐतिहासिक ग्रंथ देखा था, उसके रचयिता के नाम से यद्यपि मुझे निश्चित सा हो गया था कि वह वही विश्वामित्र हैं, तो भी मैंने पूछा, क्या आप सार्वभौम राष्ट्र के संगठन का इतिहास के लेखक अध्यापक विश्वामित्र हैं? उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ वही। तो मुझे आपकी मुलाकात से बहुत प्रसन्नता हुई। उससे कहीं अधिक मुझे हमारा नालंदा परिवार आपको सदा याद रखता है। आपने जो बीज वहाँ बोया था, उसे देखकर आज आप प्रसन्न होंगे। आपके और ग्रामीण महाशय के वार्तालाप के बाद ही आपके शुभागमन की मुझे खबर लग गई थी। वहाँ सारा विद्यालय परिवार बड़ा उत्सुक है। हमारे आचार्य वशिष्ठ ने अभी मुझसे कहा है कि सबसे प्रथम आपके दर्शनों का अधिकारी नालंदा परिवार है। आपने क्या टेलीफोन द्वारा यह वृतांत जाना है? हाँ, अभी तो पुस्तकालय में टेलीफोन पर बात ही कर रहा था। आपके इस जगह आने का समाचार भी उन्हें मैंने दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि कष्ट न हो तो इसी समय वार्तालाप और दर्शन देने के लिए कहें। नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी कष्ट नहीं है। कौन पैदल आया हूँ। चलो चलें। यह मेरे लिए भी कम आनंद का विषय नहीं है। यह कह हम दोनों उठकर पुस्तकालय में गए। यहाँ 100-150 आदमियों के बैठने लायक एक खुला हाल है। 2 अलमारियाँ किताबों की हैं। बिजली की रोशनी जल रही है। बीच में बड़े बड़े मेज और बैठने के लिए बहुत सी कुर्सियाँ पड़ी हैं। विश्वामित्र ने जाकर टेलीफोन में घंटी दी। मैं वहाँ ही कुर्सी पर बैठ गया। वह कुछ क्षण के बाद मुझसे बोले, हमारे आचार्य आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। मैंने जाकर देखा, शीशे में एक वृद्ध पुरुष का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब ने होठ हिलाकर सिर झुकाया और टेलीफोन से आवाज आई, स्वागतम। मैंने भी सिर झुकाकर उत्तर दिया। विश्वामित्र ने कहा, यही हमारे आचार्य हैं। आप 70 वर्ष से विद्यालय की सेवा कर रहे हैं, जिसमें 20 वर्ष से आप आचार्य के पद पर वर्तमान हैं। मैंने कहा, वशिष्ठ जी, आपके मिलने से मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। वास्तव में आप सब धन्य हैं जो इस प्रकार अनवरत विद्यादान द्वारा जगत का उपकार कर रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है। हाँ, नालंदा परिवार की ओर से मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत कहीं का निमंत्रण स्वीकार करने से पूर्व पहले अपने विद्यालय में पधारें। यही मेरी स्वयं की इच्छा है। इसके विषय में और कहना न होगा। मैं यहाँ से सीधे वहीं ही जाऊँगा। अध्यापक विश्वामित्र आपकी सेवा में है। में है ही, यह भी खुशी की बात है। वह अब विद्यालय को लौट रहे हैं। उन्हीं के साथ पधारे। आपका शरीर अत्यंत कृश है।
इसलिए हमारा यह आग्रह नहीं कि आप तुरंत आवें। अवश्य यहाँ से वहाँ ही आ रहा हूँ। सभी बालक बालिकाओं और अध्यापक अध्यापिका परिवार से मेरी मंगल कामना कहें। यहाँ शब्द प्रसारक से भी सभी सुन रहे हैं। अच्छा, तो अब आप विश्राम करें। इस वार्तालाप ने एक अद्भुत आनंद मेरे हृदय में पैदा कर दिया। मैं विश्वामित्र को हाथ पकड़े वहां से अपने कमरे में आया। मैंने कहा, विश्वामित्र, मेरे समय के और अब संसार में बड़ा फर्क है। तुम तो इतिहास के अध्यापक ही हो, इन बातों को जानते हो, किंतु वह मुझे अधिक आश्चर्यमय इसलिए मालूम होता है कि मैंने 200 वर्ष के पूर्व का संसार इन्हीं आंखों से देखा था। मुझे वे बातें कल की सी दिख पड़ती हैं। उस समय समानता की धीमी सी आवाज उठी थी, किंतु यह रूपरेखा स्वप्न में भी कहाँ मालूम होती थी। मैं आज ही तुम्हारे संसार में आया हूँ। अभी तो मैंने इसका समतास भी देख समझ न पाया, किंतु इतने ही में आश्चर्य समुद्र में डूब रहा हूँ। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारे संसार ने आशातीत उन्नति की है। धन्यवाद।